प्यारे बच्चों, आज मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 लेकिन फिजिक्स का चैप्टर 2 है क्लास 9 के, ये शुरू करने जा रहा हूँ। चलो देख लो। देखो इधर एक इंटरेस्टिंग चीज है। जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें हमने मोशन ऑलरेडी कंप्लीट करके आए। मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारी चीज जान लिया। फिर इधर आके कह रहे कि लॉज ऑफ मोशन, ऑब्वियसली उसके साथ एक फोर्स है। तो हम प्रीवियस स्टडी से ही लिंक करके देखते हैं कि डिमांड क्या है। प्रीवियस स्टडी क्या था, मोशन में हमने क्या पढ़े थे? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन in terms of क्या था? पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यही था ना? हमने पोजीशन का डेफिनेशन पढ़े थे, पोजीशन टाइम ग्राफ किया था, उसके बाद वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन पढ़ा था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, केसेस भी पढ़ लिए थे, स्टेट आई मीन ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा, सारी चीज पढ़ लिया था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, ये तीनों चीज हमने मोशन में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तीनों चीजों के बारे में हमें डिटेल्स पता है। क्या क्या पता है मतलब किस टाइप के स्टेट पता है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, और एक था मेरा नॉन यूनिफॉर्म। ये दो केस तो मेरा पता था। अब मोशन, अभी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मैं जिस स्टेट में था, आई मीन मैं सपोज रेस्ट पोजीशन पे था, तो तुम मुझे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब के स्टडी क्यों किया? आई मीन मेरा मोशन हुआ कैसे? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं सपोज रेस्ट पोजीशन में हूं, तो तुम इतने सारी चीज पढ़ने गए क्यों? मोशन आके क्वेश्चन कर लिया। क्या क्वेश्चन किया? नंबर 1, व्हाट द कॉज ऑफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? ये तो वैलिड क्वेश्चन है ना? ऑब्वियसली वैलिड क्वेश्चन है कि मेरा मोशन हुआ क्यों और कैसे हुआ, ये बता दो। आपने तो मोशन का फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, इतना सब कुछ पढ़ा क्यों भाई? मैं तो रेस्ट पे ही था, एक ही जगह पे बैठा हुआ था। तुम इतना कुछ मेहनत किया क्यों? और अगर मैं मोशन में ही था तो फिर तुमने स्टॉप भी क्यों कर दिया? तो मेरे ऊपर क्या एक्सर्ट हुआ था ये बताओ कि मैं मोशन में आ गया, और अगर मैं मोशन में था तो तुरंत में स्टॉप भी हो गया। तब जाके फोर्स आके इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? आंसर, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। तब तो हमें पता चल गया, 8 नंबर चैप्टर में मोशन किए थे, जो भी कंडीशन हुआ था सारी चीज फोर्स के कारण। नहीं तो ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट पे रह जाता, नहीं तो मोशन में होता तो मोशन में ही रह जाता। यानी कि फोर्स अप्लाई हुआ था, तब जाके पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन
मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज हमने पढ़े थे। क्लियर? तो अब मुझे जानना पड़ेगा फोर्स क्या है और कैसे ये मोशन के ऊपर एक्ट किया था। बहुत बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंजॉय भी करोगे। देखो, तो अब मैं आ जाता हूं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल effort. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, कोई इंटरनल कुछ नहीं था। इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल। किस टाइप का? मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल। पुश किया गया, मेरा मोशन होगा। पुल किया गया, खींचा गया, मेरा मोशन होगा। The force is an external effort in terms of push or pull, while produce or tries to produce motion when an object is at rest. मजेदार है ना? Produce or tries to produce motion when an object is at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इधर उनको मोशन में लाने के लिए आप जो एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई कर रहे हो वो इतना एफर्ट दोगे कि वो मोशन में आ जाए, नहीं तो आप ट्राई करोगे। नंबर 2, स्टॉप्स और tries to stop the moving body. आप एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करके एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर भी सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो कि स्टॉप हो जाए। स्टॉप्स और tries to stop the moving body. Number 3, when an object is moving in a particular direction, tries to change its direction of motion or change the direction of motion. ठीक है ना? आप ट्राई करोगे कि डायरेक्शन चेंज करने का, जो एक्सटर्नल एफर्ट आप दे रहे हो उससे वो डायरेक्शन चेंज हो जाए, और नहीं तो आप कर ही दोगे। अगर फोर्स आपका इतना ज्यादा हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर नहीं कर पाया, ज्यादा फोर्स नहीं है, तो आप ट्राई तो मिनिमम करोगे ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ट्राइज टू चेंज इट्स डायरेक्शन। और अगर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स अगर ज्यादा है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यही था मेरा फोर्स का डेफिनेशन। Force is an external effort in terms of push or pull, while force किस हिसाब से आप अप्लाई करते हो? Produce or tries to produce motion when an object is at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको आप
मोशन में लाने की कोशिश करते हो, नहीं तो मोशन में ला ही देते हो। स्टॉप कर देते हो मूविंग बॉडी को, नहीं तो ट्राई तो करते ही हो। डायरेक्शन चेंज कर देते हो मूविंग बॉडी का, नहीं तो ट्राई कर लेते हो। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, इस फोर्स के बीच में जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तब एक टर्म नया इंट्रोडक्शन हो जाता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उनका जो मोशन होता है वो इनफाइनाइट टाइम तक क्यों नहीं चल पाता है, वो क्यों थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाता है। तब जाके एक टर्म इंट्रोडक्शन हो जाता है, राइट, जो आपने गेस किया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहां से इंट्रोडक्शन होता है कि फोर्स, सफिशिएंट फोर्स अप्लाई हुआ और बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट कुछ दूर जाने के बाद बॉडी स्टॉप हो गया। कोई भी चीज़ में आप फोर्स अप्लाई किए लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम तक वो मोशन नहीं रहेगा। क्यों? ड्यू टू द फ्रिक्शन। चलो देखते हैं फ्रिक्शन का डेफिनेशन। फ्रिक्शन, friction is the force between the surfaces that are sliding or try to slide each other. Friction is the force between the surfaces that are sliding. यानी कि आप कोई बॉडी, मान लो ये आपका प्लेन के ऊपर, मतलब जो फ्लोर है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए हो तो ये मूव करेंगे, तो इनका सरफेस और फ्लोर का सरफेस, इस दोनों के अंदर जो कांटेक्ट होगा वही मैं बता रहा हूँ। फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। ये मेरा फ्लोर है और ये मेरा मार्कर है, तो इन दोनों, आप जब फ्लोर के ऊपर इसको ऐसा करके फोर्स अप्लाई करके मोशन में लाओगे तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट आर स्लाइडिंग और ट्राई टू स्लाइड। ऑब्वियसली अगर आपका फोर्स ज्यादा होगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देंगे और ट्राई टू स्लाइड ईच अदर। तो जो फोर्स है इस फोर्स को हम बोलते हैं force of friction. This is called friction or force of friction. Friction is the force between, is a force. ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, पहले मैं बैलेंस्ड फोर्स बता देता हूं। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? ये आपका टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। आप पूछोगे सर न्यूटन क्या है? न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, बाद में मैं कंप्लीट ले आऊंगा। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर, और इधर देखो ये एरो में क्या दिया और ये एरो, इधर से आपको 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि ब्लॉक मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। इफ दिस इज F1, this is F2, then if F1 is less than F2, if F1 is less than F2, the direction of motion of an object towards किस तरफ होगा? towards F2, नंबर 1। नंबर 2,
इफ F2 ऐसे नहीं, F1 से लिखते, F1 इज ग्रेटर देन F2। मान लो नेक्स्ट केस में A20 न्यूटन और A15 न्यूटन, तो क्या होगा? इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, द डायरेक्शन of motion of an object towards F1. Number 3, if F1 is equal to F2, number 3 इधर आ जाता हूं, number 3, if F1 is equal to F2, then block is at rest। इन दोनों बैलेंस्ड, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और ये दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ये। और ये जो केसेस था इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आई थिंक एकदम क्लियर हो चुका है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केस में इस ब्लॉक को जब खींचा जा रहे हैं तब एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है। जिसको हम इग्नोर किए हैं क्लास 11 में जाके। इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे और इससे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी इस ब्लॉक को धक्का मारने के टाइम पे, खींचने के टाइम पे, पुल पुश कुछ भी करो, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्सेप्ट ला सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं लाना है, बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर? चलो आज यहां तक, फिर मिलते हैं। बाय बाय।